हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास उसको कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन वाइज है। और यह क्वेश्चन जो है घटना चक्र पर जो किताब है उस पर आधारित है, जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं। इन सभी को टॉपिक वाइज देखेंगे। क्लास को अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है यारो, कि पंख से कुछ नहीं होता है यारो, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो था, लिटिन, क्लाइव, डफरिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर तो हो जाएगा क्लाइव। अगर पूछ लिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय पे एक घटना घटी थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1829 में क्या हुआ था? तो सती प्रथा का अंत। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था या किसको माना जाता है? स्लीमैन को, मिंटो को, क्लाइव को, लॉर्ड मेयो को। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि इनके समय पे पहले प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था? तो क्लाइव। इनकी ओर से मीर जाफर, राय दुर्लभ, चंदा बहादुर, ये सारे लोग लड़े थे, परंतु इस युद्ध में क्लाइव जीत गए और सिराजुद्दौला जी की जो टीम थी वो हार गई। ये एक तरह का इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था, पहले से ही फिक्स था। तो इसके अंदर अंग्रेजों ने कोई अपनी वीरता का प्रमाण नहीं दिया। नेक्स्ट, उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध यह कब हुआ? तो 1764 में हुआ। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब कौन लड़ रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किसके किसके बीच में हुआ? तो एक तो त्रिगुट,
त्रिगुट में कौन कौन थे शामिल? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। दूसरे अवध के नवाब शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला। और यहाँ के बंगाल के जो नवाब रह चुके थे मीर कासिम, मीर कासिम। इन सभी की संयुक्त सेना को किसने हरा दिया? तो हेक्टर मुनरो ने हरा दिया, हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध जो है इसको माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, यहां से स्थापना मतलब अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी। फिर क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद में जो एक संधि हुई थी, इस समय कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद संधि। और इलाहाबाद की संधि करने के लिए किसको बुलाया गया? तो क्लाइव को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? क्लाइव को, क्लाइव। और यह संधि दो टुकड़ों में हुई। पहली 12 अगस्त 1765 और दूसरी हुई 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त को जो हुई वो हुई शाह आलम द्वितीय के साथ में, और 16 अगस्त को जो हुई वह अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ में हुई। 12 अगस्त को जो हुई इसके अंदर जो शाह आलम द्वितीय हैं इनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी गई। बंगाल, उड़ीसा और बिहार की क्या दे दी गई? दीवानी दे दी गई। इसके अंतर्गत अब क्या होगा, तो राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गया। अब बात तो यही हो गई कि भारत का पैसा और भारत से ही व्यापार करा जा रहा है। पहले क्या होता था कि व्यापार करने के लिए वो लोग विदेश से मतलब अपने देश से क्या लेके आते थे? सोना लेके आते थे और उससे व्यापार करते थे। परंतु इस संधि के बाद में उनके जो फंड है वो यहीं से उनको मिल गया, पैसे मतलब व्यापार करने के लिए, तो उनको वहां से सोना लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो और इसी संधि के बाद में क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने लगी। तो इस समय पूछा जाए कि किसने मतलब किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड क्लाइव के समय पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना। तो इसको क्या करना है, हमें सेट करना है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाना है, कौन कौन पहले क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन ये कब हुआ था? 1765 को। इलाहाबाद की संधि ये भी हुई थी 1765। बक्सर का युद्ध 1764 को। वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बनाया गया। जो 1773 का रेगुलेटिंग आया था उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बना दिया गया, लगभग में 1774 के समथिंग। ठीक है, 74-75 में। तो सबसे पहले क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ यानी कि 3। उसके बाद में क्या हुआ, क्लाइव वापस आया, भारत आगमन तो 1। उसके बाद में 2 इलाहाबाद की संधि और सबसे लास्ट में होगा वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर बनना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का मतलब विरुद्ध किसने जो बनारस का विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा चेत सिंह। बनारस के राजा थे राजा चेत सिंह, इन्होंने बनारस का विद्रोह किया। अगर पूछा जाए कि अंग्रेज मतलब इसमें कौन था इस समय अधिकारी या गवर्नर, तो वॉरेन हेस्टिंग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, इस समय बंगाल का जो है गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली या फिर बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। पूछा जाए किसके द्वारा की गई, तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रस्कोट यानी कि घेरे की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? सुरक्षा प्रस्कोट ये क्या होता है? तो इसमें घेरे की नीति यानी कि जो शत्रु राष्ट्र है, ये क्या हो गया हमारा एनिमी कंट्री है, एनिमी स्टेट है, इसके चारों तरफ मित्र राष्ट्र का क्या बना दिया गया, घेरा बना दिया गया, जिससे शत्रु राष्ट्र जो है चारों तरफ से घेर गया। इसी को मतलब बोला जाता है सुरक्षा प्रस्कोट की नीति या घेरे की नीति। तो किसके संबंधित है ये? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड लिटिन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मिंटो? तो न्यायिक संगठन या न्यायिक व्यवस्था की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस ने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कॉर्नवालिस के समय पे इनको स्थायी बंदोबस्त के जनक के जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त का जनक। पुलिस व्यवस्था का जनक भी इनको ही माना जाता है, पुलिस व्यवस्था। कॉर्नवालिस की भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है इनकी समाधि बना दी गई। इतना कॉर्नवालिस के बारे में याद रखना है। इन्हीं के समय पे तीसरा युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ, जिसके अंदर टीपू सुल्तान जो है हार गए और ना चाहते हुए भी एक संधि करनी पड़ी, जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। यह संधि जो है आपत्तिजनक संधि थी। इस संधि में टीपू सुल्तान को अपना आधा भूभाग गंवाना पड़ा और इनके दो पुत्र थे, उनको भी बंदी बना लिया गया। तो यह संधि काफी ज्यादा आपत्तिजनक थी। तो यह सब घटना किसके समय पे हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे हुई थी। स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है इनको। स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट था। इसके अंदर एक बार फिक्स कर दिया गया था कि इतना हिस्सा जो है गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का इसको टैक्स कलेक्शन करने का जो दायित्व दिया गया था वो जमींदार लोगों को दे दिया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कितना देने का बात थी, तो 10/11 हिस्सा जो है वो कौन लेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1/11 भाग जो है कौन लेगा? तो जमींदार लोग लेंगे। इस तरह का था स्थायी बंदोबस्त। और ये क्षेत्र अगर पूछा जाए तो बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में या कर्जन के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या हुआ था? लोक व्यवस्था का प्रवर्तन किया गया था।
ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है इसकी कब्र जो है कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। क्या वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सन जॉन सॉर, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो किसकी कार्यकाल में यह घटना घटी थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कॉर्नवालिस के समय पे किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग के समय पे क्या हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके समय पे हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। और इन्हीं के समय पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। यह जो युद्ध हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मैसूर के जो सम्राट थे, राजा थे टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज सेना जीत गई और ये हार गई। तो इसी में एक संधि हुई जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की क्या थी? राजधानी थी। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग के समय पे क्या हुआ था हमारा? तो अगर पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय पे हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पे हुआ था। किसके समय पे हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय पे हुआ था। अगर टाइम पूछा जाए तो 1780 से लेकर 1784 के बीच में। यह भी दो भागों में युद्ध हुआ, एक 1780 से लेकर 82 तक और दूसरा 82 से लेकर 84 तक। पहले जो हुआ वो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उनका नाम था हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच में। अगला यहाँ पे टीपू सुल्तान। इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकला, परंतु जो हैदर अली है इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मोर्चा संभाला टीपू सुल्तान ने। और इस युद्ध में भी एक संधि हुई जिसे मंगलौर की संधि के नाम से जानते हैं, मंगलौर की संधि। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि को किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि जो है किसके कार्यकाल में प्रचलित की गई थी? ठीक है, तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है, सर जॉनसन या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो वेलेस्ली के कार्यकाल में क्या हुआ था? सहायक संधि क्रियान्वित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। वेलेस्ली का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1798 से लेकर 1805 तक था। इनके समय पे इन्होंने मतलब दो नीतियां अपनाई। एक तो नीति अपनाई इन्होंने युद्ध की नीति, युद्ध नीति, और दूसरी सहायक नीति, सहायक संधि। ठीक है, तो युद्ध नीति जो है इसके तहत युद्ध हुए। तो कौन कौन से युद्ध? तो चतुर्थ यानी कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मौत हो गई, टीपू की मृत्यु हो गई। दूसरा इनके समय पे कौन सा युद्ध हुआ था?
तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध यह कब हुआ था? तो 1803 से लेकर 1805 तक। ठीक है। अगर पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त कब हुआ था, मतलब किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो संधि हुई थी राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट संधि। ठीक है। युद्ध तो इनके साथ में 2 युद्ध हुए। और दूसरा क्या था? सहायक संधि। सहायक संधि मतलब घेरी की नीति का ही विस्तार था। इसमें संबंधित राज्य में ब्रिटिश रेजिमेंट क्या होता था, जो संबंधित राज्य जहां पे सहायक संधि थोपनी है, जैसे कि ये राज्य है, इसके अंदर सहायक संधि प्रणाली को इसको लागू करना है, तो क्या होगा? तो ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित किए जाते थे और उसका खर्च का जो राज्य वहन करेगा, जो सेना वहां रहेगी उसके राज्य का वहन जो है वो कौन करेगा? तो वहां की गवर्नमेंट करेगी, वहां की राज्य सरकार वहन करेगी। और जो रेजिमेंट रहेगा उसको निर्णय लेने का मतलब विदेशी नीति संचालन करने का अधिकार होगा। बिना उसकी अनुमति के विदेश नीति का संचालन नहीं किया जा सकता है। वह एक राजनीतिक परामर्शदाता के रूप में काम करेगी। ठीक है। कौन? रेजिमेंट। तो ये क्या थी? एक सहायक संधि थी। और यहां से एक क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। क्या आता है कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला जो राज्य था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अब किसके द्वारा जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था? हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के होलकर राज्य ने, मैसूर के राजपूत राज्य, मैसूर के शासक। तो इनमें से किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एक ऑप्शन और बनना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ये हैदराबाद, बड़ोदरा, मैसूर, इन सभी ने क्या किया था? सहायक संधि को अपना लिया था। सहायक संधि अपनाने वाले कौन कौन थे? तो सबसे पहले हैदराबाद था, हैदराबाद। ठीक है। तो 1798 और 1800 के बीच में इसने किया। उसके बाद में 1799 मैसूर, मैसूर राज्य। मैसूर के बाद में तंजौर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, पेशवा, भोसले, होलकर, इंदौर के क्या थे? होलकर, होलकर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, इन सभी ने क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैदराबाद वाला, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और अंततः पराजित होकर सहायक संधि को स्वीकार किया। इनको क्या करना है? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो सबसे पहले देखा था अभी कौन सा था? हैदराबाद। उसके बाद में मैसूर, फिर अवध और लास्ट में थे सिंधिया।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? अगर द्वैध शासन प्रणाली को शुरुआत पूछी जाए तो किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और इसको समाप्त करने का मतलब किसने किया समाप्त? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे जाता है? जो ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसको जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जॉर्ज ऑकलैंड, चार्ल्स मैटकॉफ, विलियम बेंटिक मतलब डिवेंटिक और W.H. स्लीमैन। तो ठगों का अंत किसके समय पे किया गया था, यह क्वेश्चन बताना है। तो कौन थे? तो W.H. स्लीमैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कार्यकाल किसका था ये इस समय, तो विलियम बेंटिक का था कार्यकाल। मतलब भारत का गवर्नर जनरल जो कौन था? विलियम बेंटिक था। और उसी के समय पे जो एक प्रांत के गवर्नर थे स्लीमैन, उन्होंने क्या किया था? ठगी का उन्मूलन किया था। मतलब इनके ही द्वारा किया गया था, स्लीमैन के द्वारा। और कार्यकाल पूछा जाए कौन गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन जो है किसके समय पे बिछाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन, कैनिन, डलहौजी या लिटिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में यह बिछाई। कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच में बिछाई गई। और दूसरी रेलवे लाइन पूछी जाए तो 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। और इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे इसके समय पे जो है आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, वो भी कौन सा था? सेकंड नंबर का। ठीक है, यह हुआ था 1849 में। इन्हीं के समय पे सिक्किम का अधिग्रहण किया गया। सिक्किम का अधिग्रहण इनके समय पे। और क्या घटना हुई? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध वॉरेन डलहौजी के समय हुआ। यह कब हुआ था? तो 1852 में। ठीक है, यह घटना 1850 की थी। तो बरार क्षेत्र पर कब्जा भी किया था इन्होंने। बरार क्षेत्र पर कब्जा। ये पूछा जाए कब किया था? तो 1853 में किया था। ठीक, और डलहौजी के समय में कुछ चीजें और याद रखनी है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे इन्होंने व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, इसको पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको अधिकार किया था व्यपगत सिद्धांत के तहत। व्यपगत सिद्धांत क्या था, इसके बारे में कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। व्यपगत सिद्धांत मतलब कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसी राज्य को स्थापित किया गया, मतलब उसकी सहायता से किसी राज्य को बनवाया गया, निर्माण किया गया, और जो राज्य बन गया उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था।
मतलब उसके संतान नहीं थी, तो अगर वो किसी को एडॉप्ट कर लेता था, मतलब उसने क्या कर लिया, उसको गोद ले लिया, तो उसकी संपत्ति जो है वो उसके पास नहीं जाती थी, मतलब वह उसका वहां का राजा नहीं रहता था। और संतान ना होने की वजह से उस जमीन को क्या है, उस राज्य को हड़प लिया जाता था, इसलिए इसको हड़प नीति भी कहते थे। तो पूछा जाता है सबसे पहले किसको हड़पा था, तो सबसे पहले पूछा जाए तो सतारा, सतारा, उसके बाद में जैतपुर, जैतपुर, संबलपुर, संबलपुर, इसको याद रख सकते हैं, SGS, सतारा, जैतपुर, संबलपुर। उसके बाद में बघाट, उदयपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये क्या हुए थे, हड़प नीति के तहत हड़पे गए थे। किसके द्वारा, तो डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कुशासन के आधार पर हड़पा गया था, कुशासन के आधार पर, तो वह था अवध। और 1857 में सबसे ज्यादा विद्रोह जो है हुआ वो अवध से ही हुआ। तो ये इसको कब किया गया था अधिग्रहण, 13 फरवरी 1856 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। विलियम बेंटिक के द्वारा कौन कौन से सामाजिक सुधार किए गए हैं, इस क्वेश्चन को आंसर बताना है हम लोगों को। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों से संबंधित गिरोह का दमन। सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के समय हुआ था, ठगों से संबंधित गिरोह का दमन ये भी किया गया था, परंतु धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को नहीं हटाना, मतलब इनके समय पे यह काम नहीं हुआ था। तो तीसरा वाला जिसमें होगा वह आंसर नहीं, डी नहीं है, बी भी नहीं है और ए भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही है। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के समय हुआ था 1828-29 में, 1828-29 में, ठीक है। किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय पे हुआ था। ठगों का संगठित गिरोह का दमन भी किया गया था। अगर पूछा जाए ठगों का मतलब गिरोह का दमन किसने किया था, तो स्लीमैन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी स्थिति घोषित की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, विलियम बेंटिक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक, ठीक है। पहले सती प्रथा जो है बंगाल में क्या किया गया, तो उसको लागू किया गया था, मतलब सती प्रथा का अंत बंगाल में, फिर उसके बाद में पूरे भारत में उसको चालू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, लॉर्ड मेयो, लिटिन, डफरिन, कैनिन। तो 1778 तक, मतलब 78 में कौन थे, लॉर्ड लिटिन था, और इसी ने अफगानिस्तान के प्रति क्या हुई थी, आक्रामक नीति अपनाई। और लॉर्ड लिटिन के ही समय पे प्रथम जो है पहली बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। तो एक इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, लॉर्ड लिटिन के समय। लॉर्ड लिटिन ने और क्या किया गया था, एल्बर्ट बिल लाया गया लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल के समय पे, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी लिटिन के समय पे लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, स्ट्रेची कमीशन से, सशस्त्र अधिनियम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से या एल्बर्ट बिल से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल से कौन संबंधित था, तो रिपिन,
रिपन थी। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सारे के सारे किसके समय पे हुए थे? तो लॉर्ड लिटिन के समय पे किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? सिंध पर किसने विजय की? ब्लिंगटन, स्लीमैन, नेपियर या लॉरेंस? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपियर। गवर्नर जनरल इस समय कौन था? तो एलन बरो, 1800 एलन बरो के समय पे सिंध पर अधिग्रहण किया गया था 1843 में। किसने किया था? तो नेपियर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? मतलब इनमें से किसको नहीं हड़पा गया था? जयपुर, संबलपुर, सतारा, नागपुर? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नागपुर को भी, संबलपुर को भी, सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था। हम लोगों ने देखा था SJS, यानी कि सतारा, जयपुर और संबलपुर, इन तीनों को सबसे पहले क्या किया गया था? हड़पा गया था। और अगर पूछा जाए कुशासन के आधार पर किसको हड़पा गया था, तो अवध को हड़पा गया था। अवध कब हड़पा गया था? तो 13 फरवरी, ठीक है, को हड़पा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रस्कोट की नीति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। किससे संबंधित है सुरक्षा प्रस्कोट की नीति? तो वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? मतलब किसको जो है अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत नहीं मिलाया था? सिंध को, ग्वालियर को, अवध, सतारा? तो इनमें से किसको के अंतर्गत नहीं मिलाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो किसको नहीं मिलाया गया था? ग्वालियर को। ऑप्शन बी इसका सही होगा। सिंध को भी मिलाया गया था, अवध, सतारा, इन सभी को मिला लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, परंतु ग्वालियर वाला क्षेत्र नहीं मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल में महान शहीद मानव भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। किसके कार्यकाल में इनको फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी जो दी गई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इस समय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। इसी समय पे गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके बाद में गांधी जी दूसरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग लिया था, और कांग्रेस ने पहली बार जो है दूसरे राउंड टेबल में ही भाग लिया था। उसके बाद में 3 हुई थी, तीनों में से केवल एक में ही लिया था भाग। ठीक है, तो किसके कार्यकाल के समय पे हुआ था यह सब घटना? लॉर्ड इरविन के समय पे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ये बताइए किस मुकदमे के लिए इनको फांसी दी गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, डफरेन या रिपन? तो लॉर्ड कर्जन ने कब? 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सावंतों को जो पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। इंडियन कैडेट कॉर्प्स क्या था ये? तो जो राजकुमार थे उनको क्या करना है? सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना। 1901 में किया गया था।
और पता है 1901 में इस समय बंगाल का या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। और इसी के समय पे क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन। पूछा जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 या 20 जुलाई 1905 को। 19-20 क्यों? इसके एग्जैक्ट तो है 20 जुलाई, परंतु बीपीएससी आयोग ने इसको माना है 19 जुलाई। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर पूछा जाए प्रभावी कब हुआ? प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? यह प्रभावी हो गया। और इसी दिन जो है राखी दिवस मनाने की बात की गई थी। राखी दिवस। इसी में स्वदेश आंदोलन भी चलाया गया था, इसको भी याद रखना है। तो ये सब घटनाएं किसके समय पे हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय पे हुई थी। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन पूछा जाए तो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री मतलब सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में, 1876 में, 1877 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि महारानी को कब जो है सामग्री नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1877। इस समय क्या हुआ था? तो राजसी उपाधि अधिनियम यानी कि रॉयल टाइटल्स एक्ट आया था। कौन सा था? राजसी उपाधि अधिनियम। उपाधि अधिनियम ये कब हुआ था? तो 1776 में इसको पारित किया गया। और इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया जो है उनको 1 जनवरी 1877 को भारत यानी दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। क्या हुआ था? दिल्ली दरबार था। दिल्ली दरबार ये प्रथम वाला दिल्ली दरबार था, फर्स्ट। किसके समय पे? तो लिटिन के समय पे। लिटिन के समय। ठीक है। 3 दिल्ली दरबार हुए थे। कितने हुए थे? 3 दिल्ली दरबार। पहला किसके समय पे हुआ था? तो लिटिन के समय पे। दूसरा पूछा जाए तो कर्जन के समय पे। और दूसरा पूछा जाए तो हॉर्डिंग के समय पे। दूसरा किसके समय पे हुआ था? हॉर्डिंग के समय पे हुआ था। ठीक है। तो इस समय 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार हुआ और लिटिल के समय पे हुआ। इसी के तहत जो है महारानी जो विक्टोरिया इनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। इस समय राजसी यानी कि रॉयल टाइटल्स एक्ट पारित हुआ था 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में निम्नलिखित वर्णन किया? मतलब किसने ये कहा कि भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में निम्नलिखित वर्णन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन। यह क्वेश्चन आप लोगों का जो है सीडीपीओ यानी कि बीपीएससी सीडीपीओ के द्वारा 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है मतलब बड़ी अभिलाषा है कि भारत में रहते इससे शांतिपूर्ण इसका निधन किया जा सके और इसका मैं सहायक बनूं। तो यह बात किसने की? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई थी? किसके समय पे? ड्रिपिन के समय पे, लिटिन के समय पे, मेयो के समय पे, या फिर डफरिन के समय पे? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां वगैरह दी गई थी। और इनको कब दी गई थी? तो खान बहादुर मतलब 1859 और 60 से संबंधित थी। तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कौन होगा इस समय पे, तो कैनिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया? क्या बोला? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वतंत्र भारत मतलब स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यह प्रथम भारतीय थे और अंतिम भारत के मतलब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोला कि औपनिवेशिक काल में जब भारत गुलाम था, ठीक है, और भारत के उद्योगों का अच्छे से उपयोग किया जा रहा था, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनियां अच्छे से काम कर रही थी। तो पूछ रहा है कि इसने रेलवे का भारतीय उद्योगों पर मतलब भारतीय लोगों के जो उद्योग थे उस पर क्या प्रभाव डाला है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और बीपीएससी आयोग ने इसका आंसर ए ही माना है। ठीक है, क्या आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई? ये सब किसके पक्ष में है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश उद्योग जो भारत में स्थापित किए गए थे उससे संबंधित है। परंतु क्वेश्चन पूछा गया भारतीय उद्योगों पर, मतलब भारतीय लोगों के जो उद्योग थे उस पर क्या इफेक्ट पड़ा रेलवे का, तो इसलिए इसका आंसर ए सही माना जाएगा। परंतु कुछ टीचर्स जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर मानते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, मुकदमों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, या किसानों के साथ? तो किसके साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त? जमींदारों के साथ में। ठीक है, अगर पूछा जाए ग्रामीण समुदाय के साथ में कौन सा किया गया था, तो वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। किसानों के साथ में की गई थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान और माहल का मतलब होता है गांव। तो गांव के मुखिया को टैक्स कलेक्शन मतलब करता था, और यहाँ पे किसान जो है सीधे सरकार को टैक्स पे करते थे। और स्थायी बंदोबस्त में एक बिचौलिया
दे दिया गया था जमींदार के रूप में, वो क्या करता था, टैक्स का कलेक्शन करके गवर्नमेंट को देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके समय पे लाई गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे 1793 के समथिंग लाया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या फिर भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व अधिग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? गुजरात, मद्रास, बंबई, उड़ीसा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? देखिए, सबसे पहले हम देख ले रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र हमारा बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे जो है स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो क्या किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। पूछा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, मतलब तो रीड और मुनरो और रीड, इन दोनों की गई थी। क्षेत्र पूछा जाए तो मद्रास, बंबई, ठीक है, ये क्षेत्र थे। तो इसमें अगर कंफर्म पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास वाले क्षेत्र में। और एक यहाँ पे किया गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे थी हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय पे हुई थी? तो यह हुई थी महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक, बेलेजली, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दो लोग बताए थे, मुनरो और रीड। इन लोगों ने क्या किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। रैयत मतलब किसान जो है वो स्वयं टैक्स पे करेंगे सरकार को। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह कौन सी व्यवस्था है? जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, या दहसाला प्रथा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार लोग, इसमें कौन करता था? स्थायी बंदोबस्त। और महालवाड़ी में गांव का मुखिया कलेक्ट करके सरकार को जमा करता था। रैयतवाड़ी में किसान खुद अपना पैसा जमा करवाते थे जाके राजस्व के रूप में सरकार के पास। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था, मतलब इसको जो खाली जगह है यहाँ पे इसको भरना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में, यहाँ पे होगा 1885।
1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित है, मतलब क्या क्या चीज इसके अंदर समाहित है होम चार्जेस के अंदर। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, तो ये तो सही है। अगला, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी सही है। रेलवे के गारंटेड ब्याज, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। इसके अंदर होम चार्जेस में शामिल क्या नहीं किया जाता था, अगर युद्ध में वह युद्ध भारत से बाहर हो रहा है तो उसका खर्च होम चार्जेस में नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गई बेकार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बैथी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, बंबई योजना में प्रस्ताव था, जो बंबई योजना थी उसमें क्या प्रस्ताव था, तीव्र आर्थिक विकास दर, समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, 1850, 1895, 1900 या 1905। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये क्या था, तो जो गैर कृषक है वो कृषक लोगों की भूमि अपने नाम पर नहीं करा सकते थे, यही था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। ये कब पारित किया गया था, तो 1900 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, एस.एन. हल्दर ने, व्योमकेश चक्रवर्ती या रमेश पाल या स्वामी विश्वानंद के द्वारा। तो किसने की थी, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 को की गई थी। कब की गई थी, 5 मार्च 1920। और इसको किसके द्वारा, तो व्योमकेश चक्रवर्ती और सुरेंद्र नाथ हल्दर, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कौन सी दल था जिससे चुनाव लड़ा गया था, उदारवादी दल से, मजदूर दल से, कंजर्वेटिव दल से या साम्यवादी दल से। तो किस पार्टी से थे, तो लिबरल पार्टी से, यानी कि उदारवादी पार्टी से, ऑप्शन नंबर ए। और फिवेंस सीट पर इन्होंने क्या किया था, चुनाव लड़ा था और जिसमें जीत कर भी आए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने कांग्रेस की जो है 3 बार जो कांग्रेस के सेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता की थी। कब कब की थी, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 और 1906 में इसमें ये कहाँ पे हुई थी, तो कलकत्ता में। और 1893 में अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे हुई थी, तो लाहौर में की गई थी। ठीक है। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार, ये भी इनके द्वारा प्रस्तावित मतलब लिखी गई थी। अगला अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसको भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगर पूछा जाए अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया
ये कब प्रकाशित या मतलब कब लिखी गई थी? तो 1901 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।